स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बीते 2 दशक में भारत का एविएशन मार्केट तेजी से ग्रो हुआ है। इसके चलते आज चाइना और यूएसए के बाद भारत दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है। यही कारण है कि लगभग 1 साल पहले प्राइवेटाइज हुई एयर इंडिया ने अपने एरोप्लेन फ्लीट के लिए बोइंग और एयरबस से रिकॉर्ड तोड़ प्लेन्स खरीदने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील सील करते हुए एयरबस A320 नियोस, A321, A350, बोइंग 737 मैक्स, 787, 77X और 777 फ्रेटर्स जैसे सैकड़ों एरोप्लेन्स खरीदने की तैयारी में है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई स्पष्ट आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया है और इसीलिए कुछ सोर्सेज इन एयरप्लेन्स की संख्या 220 तो कुछ 500 तक बता रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच ये बात स्पष्ट है कि 1 साल पहले घाटे से जूझ रही एयर इंडिया इज नाउ प्लानिंग टू फ्लाई बैक विद अ बैंग। वहीं अगर हम इंडियन एविएशन मार्केट की बात करें तो यह पहला मौका नहीं है जब इंडियन कंपनीज बोइंग या एयरबस जैसे रिनोन्ड ग्लोबल प्लेयर से प्लेन्स खरीद रहे हैं, बल्कि सिंपल फ्लाइंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑपरेट करने वाले 85% एरोप्लेन्स एयरबस A320 और बोइंग 737 की फैमिलीज के ही हैं। दूसरी ओर अगर हम आज के एविएशन मार्केट पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि बड़े कॉमर्शियली वायबल सिविल एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी मोस्टली 2 मैन्युफैक्चरर्स तक ही कंसंट्रेटेड है, जो है एयरबस और बोइंग। वहीं इसी के चलते एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसी वेस्टर्न कंट्रीज में ही सिचुएटेड है। इन सब कंट्रीज को छोड़कर रशिया अकेली ऐसी नॉन वेस्टर्न कंट्री है जिसके पास कंसिडरेबली एडवांस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इन वेस्टर्न कंट्रीज से पीछे रह जाने की वजह से आज उसके एयरक्राफ्ट भी वेस्ट से एडवांस मटेरियल साइंसेज और फ्यूल एफिशिएंसी में पीछे खड़े दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो एक देश तेजी से अपने खुद के कॉम्पिटिटिव सिविल एयरक्राफ्ट डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है वो है चाइना, जिसने बीते लगभग 2 दशक से लगातार ऑलमोस्ट डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ रजिस्टर करने के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हेवली इन्वेस्ट किया है। यही कारण है कि इतने दशकों की मेहनत के बाद आज चाइना में इसके रिजल्ट्स दिखने लगे हैं और यहाँ पर एरोस्पेस प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट फील्ड में न्यूमरस कंपनीज नजर आने लगी हैं। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, राइजिंग ट्रेड, ग्लोबल डिप्लोमेटिक ट्रीटीज और एक ग्रोइंग यूजर बेस होने के बाद भी स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि हर क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ता भारत इस एक फील्ड में बाकी प्लेयर से कहीं पीछे छूट गया है। आइए अब हम इन्हीं कारणों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आखिर भारत की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है क्योंकि 10 लाख बच्चों में से प्रीलिम्स में मात्र 10,000 बच्चे मेंस लिखने के लिए सिलेक्ट होते हैं, जो इस एग्जाम के सिलेक्शन रेट को 1% से भी कम कर देता है। और इसी दुविधा और कठिनाई को समझते हुए स्टडी IQ अब सबके लिए लेकर आया है SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। CSAT की वर्कशॉप्स होंगी और साथ में आपको मिलेंगे यूपीएससी के मिरर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, जो आपको आपकी तैयारी का सही फीडबैक देंगे। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंतर्गत इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 7 फरवरी इवनिंग 7 PM से हो रही है। पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें अवेल करते वक्त आपको AG लाइव कूपन कोड जरूर यूज करना है, जिससे इस प्रोग्राम के प्राइसेस ऑलमोस्ट हाफ हो जाएंगे और मात्र 6,000 रुपीज के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे आप इन बैचेस को अवेल कर पाएंगे। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, भारत के लिए खुद के एयरक्राफ्ट डेवलप करने के प्लान को सबसे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उस दौरान रखा था जब वो DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। उन्हीं के सुझाव के बाद 1991 में पहली बार काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक कॉन्स्टिट्यूएंट NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने रशियन पार्टनर्स के साथ मिलकर इस दिशा में काम शुरू किया था।
लेकिन कुछ कारणों से रशियन सपोर्ट ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और ये प्रोजेक्ट रुक गया। लेकिन 1999 में गवर्नमेंट ने फिर से एक बार इस प्रोजेक्ट को लेकर एनएएल को हरी झंडी दिखा दी और उसे CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर ही अपना खुद का मल्टीपर्पज एयरक्राफ्ट सरस बिल्ड करने का मिशन प्रदान किया गया। एनएएल द्वारा राइट फ्रॉम स्क्रैच डिजाइन इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट प्रोटोटाइप में 29 मई 2004 में अपनी पहली उड़ान भरी, जिसके साथ भारत के पहले इंडिजिनस सिविल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ने अपना आकार लेना शुरू किया। हालांकि इस दौरान मल्टीपर्पज सिविल एयरक्राफ्ट सरस पे काम चल ही रहा था कि 2009 में एक टेस्ट रन के दौरान सरस दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में इसमें सवार दोनों पायलट्स और एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर की मौत हो गई, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट का एक बार फिर पॉज बटन दबा दिया गया। साल 2017 से सारस को एक 19 सीटर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या हाई स्पीड टैक्सी की तरह डेवलप किए जाने की कोशिशें करी जा रही हैं। इस दिशा में CSIR और HAL दोनों से इनपुट्स लिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब कोशिशों के बीच भी प्रश्न वही है कि आखिर अब तक भारत अपनी खुद के एयरक्राफ्ट्स क्यों नहीं बना पाया है। तो चलिए अब हम इन कारणों को भी एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, देश में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश ना कर पाने में सबसे बड़ा हर्डल देश के लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी से ही शुरू हो जाता है। अगर हम भारत में देखें तो स्पेसिफिकली एरोनॉटिक्स के फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड कराने वाले कुछ ही इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, जिसमें भी वर्ल्ड क्लास रिसर्च प्रोड्यूस करने और उन रिसर्चर स्टडीज को आगे बढ़ाने का एपेटाइट बेहद लिमिटेड है। जबकि इसके उलट चाइना में बिहांग यूनिवर्सिटी, नानजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, शनयांग एरोस्पेस यूनिवर्सिटी और हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे वर्ल्ड क्लास एरोनॉटिक्स स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। इसी तरह रशिया में भी सेंट्रल एरो हाइड्रोडायनामिक इंस्टीट्यूट यानी TSAGI और द ग्रोमोव फाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट एरोनॉटिक्स के फील्ड में एक्सट्रीमली क्रिटिकल स्टडीज डेवलप करने वाले नोटेड इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। इसलिए जब एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग की बात आती है तो इस फील्ड में की जाने वाले रिसर्च DRDO, HAL, NAI यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज और एरो डिजाइन चैलेंज तक ही सीमित रह जाती है, जबकि इंस्टीट्यूट्स भी लॉन्ग टर्म या फ्यूचरिस्टिक रिसर्च के बजाय इस सेक्टर के करंट चैलेंजेस से डील करने में ही फोकस्ड है। आज देश की यंगर जनरेशन को देश के फ्यूचर नीड्स के लिए तैयार करने में इनका योगदान ना के बराबर है। यही कारण है कि भारत का न्यू प्रॉमिसिंग टैलेंट भी इस फील्ड में भारत में रहकर रिसर्च करने के बजाय ओवरसीज के मौके ढूंढने पर मजबूर है। जबकि वहीं अगर हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के सेगमेंट में देखें तो इसरो के की रोल और R&D पर इफेक्टिवली ध्यान दिए जाने से देश का प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही उज्जवल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि एरोस्पेस टर्मिनोलॉजी के फ्रीक्वेंट यूज की वजह से अक्सर लोग स्पेस और एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को एक ही नज़र से देखते हैं, जबकि ये दोनों टेक्नोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। क्योंकि जहां हम स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के 5 सबसे एडवांस देशों के बीच खड़े दिखाई देते हैं, वहीं एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में हम बेहद पिछड़े हुए हैं। ऐसे में इनके डेवलपमेंट पर भी इंडिपेंडेंटली ध्यान दिए जाने की जरूरत है। लेकिन भारत के इस फील्ड में पीछे रह जाने का एक कारण भारत के हिस्टोरिक ब्लंडर में भी छुपा है, जिसकी वजह से भारत ने सही समय पर सही फैसले नहीं लिए। उदाहरण के लिए, जब कोल्ड वॉर के अंतिम पड़ाव में USSR का विघटन हो रहा था, तब भारत ने USSR के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एरियल एसेट के स्पेयर पार्ट्स को एक्वायर करने में ज्यादा रुचि दिखाई, जबकि उसके उलट चाइना ने USSR के एरोस्पेस इनोवेशन और एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के पीछे के ब्रेन्स को एक्वायर करने का प्रयास किया। यही कारण है कि चाइना ने विघटित USSR से यूक्रेन, रशिया, रोमानिया, पोलैंड और वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज के एरोस्पेस एक्सपर्ट्स को अपने देश में आमंत्रित किया, जिसके लिए चाइना ने उन एक्सपर्ट्स के रिसर्च वर्क को लिबरली रिवॉर्ड करने के साथ साथ उनको अपने यहाँ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया, जो उस समय कोलैप्स्ड USSR में एक नई बात थी। चाइना द्वारा उस समय इन कॉन्ट्रैक्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर द्वारा तैयार किए गए रिसर्च बेस और चाइनीज रिसर्चर्स और टैलेंट पूल के इंटेंसिव कोऑपरेशन ने ही आज की चाइनीज एरोस्पेस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया है, जिसके बलबूते वो आज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी अपने कदम जमा चुके हैं। ऐसे में इन पास्ट की गलतियों से सीखते हुए भारत को अपने देश में ही आज इस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिसके फायदे भले ही कुछ दशक बाद दिखें, लेकिन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर हम इंडिया की एविएशन ग्रोथ देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया के पास एक एडवांटेज ये है कि इंडिया ने ऑलरेडी
पुष्पक, तेजस, हंसा, सारस इत्यादि जैसे एयरक्राफ्ट डेवलप किए हैं। लेकिन अगर हम इसी में और गहरे उतरे तो हम पाएंगे कि इंडिया के इन प्लेन्स में यूज की गई प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी अभी भी दूसरी कंट्रीज से सोर्स की जा रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कमर्शियल एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने में एफिशिएंट इंजन को मैन्युफैक्चर करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके बिना एक एयरलाइन मैन्युफैक्चरर हमेशा डिपेंडेंट ही बना रहेगा। लेकिन अगर हम आज की स्थिति में देखें तो डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एंटरप्राइज कई दशकों से कावेरी इंजन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इस इंजन को डेवलप करने के पीछे सोच ये थी कि भारत अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए तेजस को इसी से पावर करेगा। लेकिन इतने दशकों की रिसर्च के बाद भी ये इंजन उसके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में असफल रहा है। हालांकि कुछ साल पहले हुई राफेल जेट डील के दौरान किए गए एक पैक्ट से फ्रेंच इंजन मेकर स्नेकमा की मदद से कावेरी के डेवलपमेंट और रिफाइनिंग पर फिर से काम शुरू किया गया है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कितना सफल रह पाता है। वहीं जेट इंजन्स जैसे फेमसली कॉम्प्लेक्स मशीनरी को बिल्ड करने की रिक्वायरमेंट्स पर गौर करें तो हम पाएंगे कि इसके लिए एटलीस्ट 30,000 मूविंग और स्टैटिक पार्ट्स के सिनर्जी के साथ साथ हाई एंड मेटलर्जी रिसर्च, अ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, स्किल इन फोर्जिंग, कास्टिंग और मशीनिंग की जरूरत पड़ती है। यही नहीं, एक बार डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम हो भी जाए तो भी जेट इंजन्स को विंड टनल्स और फ्लाइंग टेस्ट बेड्स पे एक्सटेंसिव टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। इस टेस्ट में सैकड़ों हजारों घंटों तक चलने वाले टेस्ट के बाद इंजन के पार्ट्स के फटीग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पर हर पार्ट के डिग्रेडेशन को चेक करने के लिए सैकड़ों स्टडीज साइमल्टेनियसली करनी पड़ती हैं। और अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो इंडिया में इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप ही नहीं किया गया है जिससे ऐसे सिस्टम को बिल्ड करने के लिए कंपोनेंट डिजाइनिंग की जा सके। ऐसे में इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किए जाने की जरूरत है। दोस्तों, एक कंप्लीट एयरलाइन को प्रोड्यूस करने के लिए एक एक्सट्रीमली रोबस्ट सप्लाई चेन की जरूरत होती है। ऐसे में एक ग्लोबलाइज सप्लाई चेन से सेटअप फैसिलिटीज, असेंबली लाइन और क्वालिटी कंट्रोल एंड सर्टिफिकेशन तक पार्ट्स और एक्सपर्ट सर्विसेज को जस्ट इन टाइम में अवेलेबल करा पाना एक्सट्रीमली क्रिटिकल होता है। उदाहरण के लिए बोइंग 787 लगभग 26 सप्लायर से अपने प्रोविजंस लेता है जो 7 से 8 कंट्रीज में फैले हुए हैं। ये सप्लायर बोइंग को लैंडिंग गियर से लेकर एवियोनिक्स और एरो स्ट्रक्चर्स तक प्रोवाइड करते हैं और एक कंप्लीट एयरलाइन को प्रोड्यूस करने के लिए इनमें से हर एक पार्ट असेंबली के दौरान एक पर्टिकुलर टाइम पर और स्ट्रिक्टेंट क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म्स को फॉलो करते हुए आना चाहिए। ऐसे में कस्टम्स और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की एफिशिएंसी के साथ साथ इंपोर्ट लॉस का सपोर्ट और क्वालिटी चेक सिस्टम्स का एक्सट्रीमली एफिशिएंट होना भी बेहद जरूरी है। यही नहीं, इस सप्लाई चेन के लिए हाई वैल्यू गुड्स के सीमलेस फ्लो को इंश्योर करने के लिए अच्छी एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ इंटर मॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करना भी बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए एयरक्राफ्ट इंजन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए भी एक स्पेसिफिक टेक्निकल स्टैंडिंग के ट्रक्स की जरूरत होती है। साथ ही ट्रांसपोर्ट के दौरान वाइब्रेशंस को मिनिमम रखने के लिए रोड्स तक के कुछ मार्क्ड स्पेसिफिकेशंस जरूरी होते हैं। यही नहीं, हाई कॉस्ट और इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट रिस्क की वजह से इस सारी प्रोसेस के लिए ऐसी स्टेबलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनीज की जरूरत है जो कॉम्पिटिटिव प्रीमियम्स प्रोवाइड कर सके। ऐसे में हम देख सकते हैं कि एक एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करने के लिए ही एक एलाबरेट प्लान की जरूरत होती है। हालांकि ये बात सही है कि भारत में चीजें तेजी से पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, लेकिन इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज को डेवलप करने के लिए भी सबसे पहले गवर्नमेंट की ओर से एक प्रॉपर इनिशिएटिव या पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत है। खासतौर पर कम से कम ड्राई पोर्ट्स के केस में रेलवेज के पार्शियल प्राइवेटाइजेशन की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। या हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ड्राई पोर्ट उन इनलैंड इंटरमॉडल टर्मिनल को कहा जाता है जिससे रोड्स या रेल के माध्यम से सी पोर्ट्स को डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है। ऐसे में ये ड्राई पोर्ट्स सी कार्गोस के ट्रांसशिपमेंट के सेंटर्स की तरह ऑपरेट करने के लिए स्टैब्लिश किए जाते हैं। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के करीब प्राइवेट और एक्सक्लूसिव एयरपोर्ट्स को भी स्टैब्लिश करने की दिशा में पॉलिसी इंटरवेंशंस की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इन सब हर्डल्स के बाद भी अगर भारत अपनी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप कर भी लेता है तब भी एक लास्ट हर्डल उसका वेट कर रहा होगा। क्या है ये लास्ट हर्डल, इसके बारे में भी हम जानते हैं। दोस्तों, अगर हम आज के एविएशन मार्केट की बात करें तो किसी भी एरोप्लेन को डेवलप होने के बाद 2 सर्टिफिकेशंस नेसेसरी है, जिनमें पहला है FAA यानी द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है EASA यानी यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। इन एजेंसी से सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ही एक एयरक्राफ्ट को ग्लोबल एयरक्राफ्ट मार्केट्स में एक्सेप्टेंस मिलती है।
जिससे एयरक्राफ्ट की यूजेबिलिटी और मार्केट में बाई और सेल करने की एक्सेप्टेबिलिटी स्टैब्लिश करती है। ऐसे में ग्लोबल स्टैंडर्ड के नजरिए से ये सर्टिफिकेशंस इनवेटेबल है, जबकि इन सर्टिफिकेट्स और अप्रूवल की प्रोसेस बेहद कम्बरसम है। साथ ही इसमें एयरक्राफ्ट की हर सब असेंबली को सेपरेटली अप्रूव किया जाता है, जिस वजह से इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस में डिजाइन डॉक्यूमेंट और कंप्लायंस को एक्सटेंसिवली चेक किया जाता है। वहीं पास्ट में रशिया और चाइनीज गवर्नमेंट इस पूरे सर्टिफिकेशन प्रोसेस को ही यूएस यूरोप मोनोपोलिस्टिक गवर्नेंस से इन्फ्लुएंस होने का दावा करती रही है। ऐसे में अगर इंडिया को एविएशन इंडस्ट्री में घुसना है तो उसके मार्केट में एस्टैब्लिश की प्लेयर्स बोइंग और एयरबस से हेड ऑन कम्पीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड्स उन्हीं के प्लेन्स को देखकर तय किए जाते हैं। ऐसे में करंट कंडीशंस में इंडिया के लिए मार्केट में एस्टैब्लिश्ड इन प्लेयर से कम्पीट करना एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि सर्टिफिकेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी और यूएस यूरोप नेक्सस से लड़ने के लिए ऐसा एयरप्लेन डेवलप करना होगा जिसके लिए कहा जा सके कि बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। ऐसे में हम देख सकते हैं कि भारत को अपने घर में एयरक्राफ्ट बनाने के लिए किन किन कमियों को दूर करने की जरूरत है। तो फिर एक आखिरी प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस ओर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये तो आप समझते ही होंगे कि एक एयरलाइन को बिल्ड करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क है। इसमें बहुत सी डाइवर्स स्किल्स और वर्क स्ट्रीम्स को इक्वली हाई कॉम्पिटेंसी के साथ एक जगह पर लाने की जरूरत होती है। इसके लिए मटेरियल साइंस से लेकर एरोडायनेमिक्स और एवियोनिक्स की डिजाइनिंग से लेकर टेस्टिंग के लिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बायोमिमिक्री तक सब परफेक्टली अलाइन होना चाहिए। और इन सभी कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स फील्ड्स के बीच कॉम्पैटिबिलिटी इंश्योर करने में गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। यही कारण है कि इस हाईली कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जो समय के साथ इन्फ्लेशन और राइजिंग कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के बीच बढ़ता ही जा रहा है। उदाहरण के लिए बोइंग 747 के डेवलपमेंट प्रोग्राम को यदि आज इंप्लीमेंट किया जाए तो आज के एडजस्टेड टर्म्स में हमें $7 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। वहीं 787 या A380 के लिए ये अमाउंट $25 बिलियन से भी ज्यादा होगा। यही नहीं, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल कमिटमेंट के साथ साथ इस प्रोसेस में बहुत से नोन और अननोन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, जो एट द एंड एक ऐसा रिस्क है जिसके लिए बिना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सेटअप करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन यही इस रिवॉर्ड के लिए हमें ये रिस्क लेने ही होंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह का कैपिटल कमिटमेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स की ओर से दिखाया नहीं जा रहा है। जबकि अगर शॉर्ट इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट साइकिल्स प्लान्ड ह्यूज कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट साइकिल से रिप्लेस करी जाए और वेस्ट को फॉलो करने के बजाय इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए तो ये इंडिया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, खासतौर पे तब जब इंडिया में टैलेंट, डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूल और जियो स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट तीनों उपलब्ध है, जिससे इंडिया के लिए एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उपलब्ध है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोट है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव। ऐसे में इंडिया को उनके इसी कथन से प्रेरणा लेते हुए इस मुश्किल काम को आसान बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर भारत को दुनिया पर एक वर्ल्ड लीडर की तरह डोमिनेंस स्थापित करना है तो उसके लिए हमारे एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है। जिस तरह इतने हर्डल्स के बाद भी इसरो की मदद से भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से उभर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब एविएशन सेक्टर में भी भारत उसी ऊंचाई पर होगा। हालांकि इस ओर पहले कदम उठाते हुए नवंबर 2022 में पीएम मोदी द्वारा गुजरात में टाटा एयरबस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, लेकिन उस दिन का हमें इंतजार रहेगा जब भारत का खुद का एरोप्लेन आकाश में उड़ान भरेगा। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपके क्या ओपिनियन और सजेशंस हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। एंड द क्वेश्चन इज, account for the failure of the manufacturing sector in achieving the goal of labor intensive exports rather than capital intensive exports. Suggest measures for more labor intensive rather than capital intensive exports. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।